नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ में भारत का भौतिक स्वरूप यानी क्लास नाइन्थ का आपका दूसरा अध्याय। दोस्तों, ये जो पोर्शन में लेकर के आया हूं ये थॉर्टिकल पोर्शन में है, यानी कि समरी के रूप में है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। और देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत ये कंटेंट जो अध्याय है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं छोटी छोटी टुकड़ों में इनको आपको समझाऊंगा। फर्स्ट टुकड़े के अंतर्गत यानी कि पहले पार्ट के अंतर्गत मैं आप लोगों को हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान के विषय में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की ओर। तो देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। कहीं पर पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पर पठार देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पर नदियाँ, कहीं पर झरने, कहीं पर मरुस्थल। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमारे भारत देश में देखने के लिए मिलती हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से अच्छी तरह परिचित होंगे। ओके दोस्तों, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। पर्वतीय ढलान दोस्तों कुछ इस प्रकार के होते हैं। पर्वत है आपका, और यहाँ से जो आ रहा है आपका ये ढलान जो है, ये पर्वतीय ढलानों के अंतर्गत आता है। देखिए, वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल भी पाया जाता है, पठार भी पाया जाता है और द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। पर दोस्तों, एक आकृति ऐसी है जो हमारे भारत में नहीं पाई जाती। देखिए देखिए विकल्प विकल्प माने यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन में भी अधिकतर पूछा जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी स्थलाकृति नहीं पाई जाती। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सभी प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान आदि। कोई भी ऐसी स्थलाकृति नहीं है जो भारत में बिल्कुल भी ना पाई जाती हो। हालांकि कुछ विशिष्ट, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, हालांकि कुछ विशिष्ट स्थलाकृतियाँ जैसे यारडांग भारत में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी होती है। ये भारत में आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार। मैं पहले आप लोगों को मैप बनाकर, वैसे मैंने मैप लिया है नेक्स्ट पेज में, और उससे पहले छोटा सा मैप बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इंडिया का मैप अगर हम बनाएं तो इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो इंडिया के मैप में ट्राइंगल स्वरूप, देखिए इस प्रकार के ट्राइंगल स्वरूप में हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, और इस साइड में हमारा पश्चिमी घाट है, और इस साइड में पूर्वी घाट, और इस साइड में हमारा अरब सागर पड़ता है, और उस साइड में हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। किसका भाग है दोस्तों? पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु दोस्तों हाल के भूकंपों ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। यानी कि हाल में आए भूकंपों ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार है वो काफ़ी स्थिर है। अब देखिए, हिमालय और उसके उत्तरी मैदानों के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर यानी कि परमानेंट नहीं, अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वतमाला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, और उत्तरी मैदान जो है जलौढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए, हिमालय और उत्तरी जो मैदान है इनको अस्थिर भाग क्यों कहा जाता है? देखिए, हिमालय हमारा क्या है, आज भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? दो टाइटेनिक प्लेटें जो होती है, जिसमें भारी प्लेट और हल्की प्लेट टकराती है, तो जिस टाइम पे उन प्लेटों का टकराव होता है पृथ्वी की सतह के नीचे, उस समय हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, इससे पर्वतों का निर्माण होता जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए, मैंने यहाँ आपका लगा दिया है हिमालय का नक्शा मैप, जिसे आप समझ सकते हैं। देखिए, आपके सामने हिमालय का मैप है। हिमालय का मैप बिल्कुल एक अर्ध चंद्राकार आकृति में जा रहा है। यहाँ पर इसका आपका जो कह सकते हैं पूर्वी बिंदु, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, देख सकते हैं ये रहा,
और पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो सिंधु नदी है। ये हिमालय का हिस्सा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और हिमालय से ही आपकी काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे आप निकलते हुए देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, और यहाँ यमुना, गंगा, चंबल, घग्गर, गंडक, सोन नदी, कोसी नदी, और यहाँ आपकी ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्य रूप से छह भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इस मैप में भी आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ जो दिखाया गया है वो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये रहा दोस्तों। ओके दोस्तों, उसके बाद बीच के हिस्से में हमारा आ जाता है उत्तरी मैदान। क्या आ जाता है दोस्तों? उत्तरी मैदान, जो अत्यधिक उपजाऊ है और कृषि करने के लिए अत्यधिक योग्य है। प्रायद्वीपीय पठार वाला पोर्शन मैंने बताया था ट्राइंगल टाइप में होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि दक्षिण की तरफ सकड़ा है और उत्तर की ओर चौड़ा है। मरुस्थल आपके राजस्थानी क्षेत्र में स्थित है। ओके दोस्तों, राजस्थानी क्षेत्र में और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में आपका सहारा मरुस्थल स्थित है। आगे बात करें तटीय मैदान की। तटीय मैदान देखिए, मैंने आपको बताया इस साइड आपका पश्चिम का तटीय मैदान है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं, और इस साइड आपका पूर्व का तटीय मैदान है, जिसे पूर्वी घाट भी कहते हैं। और दोनों साइडों पे आपके द्वीप समूह स्थित हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए द्वीप समूह मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हिमालय पर्वत। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर, नक्शे में आप लोगों ने देखा, देखिए ये रहा भारत की उत्तरी सीमा। मैप बनाना मैंने आपको सिखाई दिया। अगर प्लस का निशान बनाएंगे तो इस तरफ पूर्व आएगा, इस तरफ पश्चिम आएगा, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। तो देखिए अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। जैसे मैप में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देखिए हमारी सिंधु नदी यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तक ये आपकी फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है एवं अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किमी की लंबाई फैले अर्धवृत्त का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टोटली यहाँ से लेकर के जो अर्धवृत्त बना रही है, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? 2400 किमी क्षेत्र में फैले हुए और अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई दोस्तों कश्मीर में 400 किमी है एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता यहाँ पर पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय पर्वत को अपने जो देशांतरी विस्तार है उसके आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को मैप में पहले भी बताया था, पिछले अध्याय में मैं आप लोगों को देशांतर अक्षांशीय विस्तार बता चुका हूँ। देखिए आपकी अर्थ है, दोबारा से बता देता हूँ। इसके बीच में हमने एक लाइन काटी जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर आपके अक्षांश चल रहे हैं और नीचे भी अक्षांश चल रहे हैं, परंतु अब जब लाइनें इस प्रकार की कटने लग जाएंगी यूँ, और देखिए इस तरफ भी लाइन काटी जाएगी, फिर इस तरफ भी काटी जाएगी, फिर इस तरफ भी काटी जाएगी, तो दोनों ओर इस प्रकार देशांतर रेखाएं चलती हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा के दोनों तरफ जो रेखा चलेंगी देशांतर रेखाओं, तो देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत को जो है आपके 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दोस्तों क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय वाला पोर्शन सबसे पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है महान हिमालय वाला पोर्शन है दोस्तों। महान हिमालय जो है इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर सम्मिलित होते हैं। अब अगर दूसरे पॉइंट करें, दूसरा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका है निम्न हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए मैप यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। देखिए अगर मैप यहाँ बनाए तो इस साइड हो गया पूरब, इस साइड हो गया आपका पश्चिम, उस साइड हो गया आपका उत्तर और इस साइड हो गया दक्षिण। तो यानी कि हिमाद्री यानी कि महान हिमालय के दक्षिणी साइड में क्या स्थित है? आपका निम्न हिमालय। तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन जो पर्वत श्रृंखलाएं इनका निर्माण मुख्यतः संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ओके दोस्तों, अब देखिए संपीड़ित का मतलब क्या है? संपीड़ित का मतलब है चट्टानें बहुत अधिक दबाव में थी, जिसमें उनके कण एक दूसरे से कसकर दब गए और उनका घनत्व बढ़ गया।
ओके दोस्तों, परिवर्तित का मतलब क्या है, यानी चट्टानों की मूल संरचना, बनावट और खनिज संरचना में बदलाव आया। यह बदलाव तापमान, दबाव और तरल पदार्थों के कारण होता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों पीर पंजाल जो श्रृंखला है, ये सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके निम्न हिमालय की। इसके अंदर धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर और महाभारत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय या लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। ओके दोस्तों, धौलाधर जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाली हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपके पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में फैली हुई है, और महाभारत श्रेणी जो है आपकी नेपाल में फैली है। अब बात करें दोस्तों शिवालिक हिमालय की। किसकी दोस्तों? शिवालिक हिमालय की। तो देखिए मैप में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे नीचे जो ब्लू कलर से दिखाई गई है वो शिवालिक हिमालय है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई दोस्तों 10 से लेकर के 50 किमी और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटीय बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से? सबसे पहला माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है 8,848 मीटर। फिर कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। मकालू जो नेपाल में स्थित है वो है 8,481 मीटर। फिर धौलागिरी जो नेपाल में स्थित है 8,172 मीटर। फिर नंगा पर्वत जो 8,126 मीटर की ऊंचाई पर है, और अन्नपूर्णा नेपाल में जो 8,078 मीटर है, और नंदा देवी जो कि भारत में 7,817 मीटर। कामेट जो कि भारत में 7,756 मीटर, और नामचा बरुआ जो कि भारत में 7,756 मीटर, और कुरुला मंदाता नेपाल में जो कि 7,728 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए महान हिमालय के बलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट का है। किसका दोस्तों? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट सेल बनाने के काम में भी आती है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, हिम नदियों का प्रवाह, यानी कि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। देखिए आगे बढ़ते, दून किसे कहते हैं? दून। देखिए निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, किस किस के बीच? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच मैप मैंने आपको लगाया था, देखिए यहाँ पर। तो देखिए किसके बीच? जो आपका निम्न हिमालय है इसके और इसके, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है। इसके बीच दोस्तों कुछ दून पाए जाते हैं। इनके बीच स्थित लंबत घाटी जो है वो दून के नाम से जाना जाती है। जैसे कि कुछ के नाम आपने सुन भी रखे होंगे, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देखिए सबसे पहले हिमालय को है वो देशांतर के आधार पर बांटा गया 3 पार्टों में। उसके बाद हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक की स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है 4 भागों में। किसके आधार पर? पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि हिमालय की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रचना। यानी कि अगर मैप में देखें तो देखिए पश्चिम कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। तो यहाँ से लेकर की हिमालय की पूर्व तक की, इसके आधार पर हिमालय को भी विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया? ये बांटा गया दोस्तों 4 भागों में। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैप में मैंने चित्र लगाया हुआ है। सबसे पहला पंजाब हिमालय आता है आपका, फिर कुमायूं हिमालय आता है, फिर आपका नेपाल हिमालय आता है, फिर आपका असम हिमालय आता है। ओके दोस्तों, अगर बात करें पंजाब हिमालय की तो ये सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य में स्थित है। या दोस्तों और डिस्क्राइब करने की कोशिश करें इसको तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों कुमायूं हिमालय की, तो दोस्तों कुमायूं जो हिमालय है वो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। अगर असम हिमालय की बात करें जो सबसे लास्ट में स्थित है दोस्तों, तो तीस्ता और दिहांग असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। उम्मीद है आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। मैप भी मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी नदी है जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर सबसे पूर्वी सीमा ये बना रही है, और अगर हम इस मैप को इस प्रकार काट दें और पूर्वी सीमा ये बना रहा है, और उत्तरी सीमा की बात करें, या फिर अगर आप बात करें, एक मिनट देखिए, उत्तरी सीमा
या उत्तरी पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो नदी आपकी सिंधु मानी जाएगी या सिंधु है। देखिए सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है, सबसे पूर्वी सीमा आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी सीमा नदी जो बनाती है वो है सिंधु नदी। अब देखिए देहांग महाखड्ड जो है गार्ड है, जो हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। आप लोगों को मैं मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ आइए, आप यहाँ से एक तीखा मोड़ बना है, ये देहांग आपका महाखड्ड यानी गार्ड जो हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, कौन सी सीमा है, भारत की पूर्वी दिशा है, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बने या घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर सामांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में दोस्तों आपकी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि दोस्तों पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ आपकी शामिल हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पटकाई पहाड़ी आपकी भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार के हिस्से में है। और अगर नागा पहाड़ी की बात करें, नागालैंड और म्यांमार के बीच फैली है। मिजो पहाड़ी की बात करें तो मिजोरम में स्थित है। और मणिपुर पहाड़ियों की बात करें तो नागालैंड के उत्तर और मिजोरम के दक्षिण में ये स्थित है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं उत्तरी मैदान की ओर। देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, समझा दी हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग उत्तरी मैदान का थॉर्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। तो देखिए उत्तरी मैदान के अंतर्गत आपके 3 नदी मुख्य प्रणाली हैं। पहला तो सिंधु नदी प्रणाली, दूसरा गंगा नदी प्रणाली, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तथा इनकी सहायक नदियों से ये आपकी नदी प्रणाली बनी है। यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है यानी मिट्टी से। देखिए दोस्तों लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि नदियों द्वारा, अफवाह द्वारा इस निक्षेप को लाया गया और उपजाऊ मैदान दोस्तों बना। गिरिपद यानी कि हिमालय के पैरों का जो चट्टानों का जो हिस्सा होता है, या ऐसा कह सकते हैं ये जो पहाड़ मैंने बनाए यहाँ पर, ये जो नीचे का हिस्सा होता है दोस्तों ये गिरिपद कहलाता है। गिरी यानी कि पर्वत, पद यानी कि पैर। इसका विस्तार दोस्तों 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान 2400 किमी लंबा और 240 से 320 किमी चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। स्मृत मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कृषि की जाती है और पानी उपलब्ध है तो लोग पशुपालन भी करते हैं और अत्यधिक लोग निवास करना इन्हीं क्षेत्रों में पसंद करते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि जीवन के लिए आपकी सारी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिल जाती हैं, कृषि भी अच्छी होती है। अब देखिए एक शब्द आता है नदीय द्वीप। क्या आता है दोस्तों? नदीय द्वीप। तो देखिए उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण में कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या होती कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए वितरिकाएं। ये नदियाँ क्या है, अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। तो इन धाराओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे कि धाराओं में बट गई, बहुत सारी धाराओं में इनका जो बटना कहलाता है वो वितरिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरिकाएं कहलाता है। देखिए दोस्तों उत्तरी मैदान के संदर्भ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजूली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। देखिए उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैप में भी आप देख सकते हैं सबसे पहले सिंधु का जो मैदान, पंजाब का मैदान है जो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, फिर गंगा नदी का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे उपजाऊ मैदान। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो कोना आपका है भारत का पूर्वी बिंदु, और अगर इसकी बात करें तो ये भारत का उत्तरी या उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी बिंदु के अंतर्गत आता है। देखिए पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान के बारे में बता दूं, जो है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। किसका मैदान कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा भाग इसका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं, जो मैं आप लोगों को पहले ही मैप में बता चुका हूँ। देखिए इसमें भी आप लोग देख सकती हैं हिमालय से निकलती हुई नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है
ओके दोस्तों, ये सारी की सारी नदी आपकी किससे निकल रही हैं? हिमालय से निकल रही हैं। मैदान के इस भाग को दो आबों के मैदान के जो ये वाला भाग है आपका पंजाब का मैदान है, पर दो आबों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ओके दोस्तों, दो आबों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार दोस्तों घग्गर नदी तथा तीस्ता नदियों के बीच है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं मैप में, गंगा नदी और घग्गर नदी। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गंगा नदी और घग्गर नदी ये रही, इनके बीच में आपके गंगा के मैदान का विस्तार है। यह उत्तरी भारत के जो राज्य हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है, यानी कि आपके पूर्वी साइड में। ओके दोस्तों, गंगा के 3 प्रकार के मैदान थे आपके। एक तो आपको मैंने बता दिया कि जो यहाँ देख सकते हैं आप, उत्तरी मैदान को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीनों मैदानों के संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर भी आपके गंगा के मैदान को विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 4। पहला भाकड़, दूसरा तराई, तीसरा बांगड़ और चौथा खादर। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विस्तृत जो मैदान है उनकी भौगोलिक आकृतियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया: भावड़, तराई, बांगर और खादर। अब देखिए इन चारों पॉइंटों को क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के कि ये चारों पॉइंट आपके हैं क्या आखिरकार। अब देखिए भावर, भावर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपको भावर है, हिमालय की तलहटी में बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र है। क्या है? हिमालय की तलहटी में बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र। देखिए नदियाँ पर्वतों से नीचे जब उतरती हैं तो उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, पर्वत श्रृंखला के 3 भाग पहले बताए थे, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक। सबसे नीचे का जो था पोर्शन। तो नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जहाँ नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर जमा करती हैं। इस क्षेत्र में आकर सभी नदियाँ आपकी विलुप्त हो जाती हैं। या शॉर्ट एक लाइन में कहें तो हिमालय की तलहटी में बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र जो है वो भाकर कहलाता है। ओके दोस्तों, और अगर तराई की बात करें तो भाकर के दक्षिण में स्थित यह क्षेत्र नम तथा दलदली होता है। यहाँ जहाँ जो भाकर में जो नदियाँ विलुप्त हुई थी वो नदियाँ दोबारा फिर से प्रकट हो जाती हैं। और बांगर की बात करें, यह सबसे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना क्षेत्र है और उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदानों से ऊपर स्थित है। इसमें चूनेदार निक्षेप कंकड़ आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है दोस्तों? आपके कंकड़ पाए जाते हैं। एक बात बांगर के बारे में आपको बता दूं, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लिखना चाहें तो लिख लेना। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब खादर की बात करें दोस्तों, यह सबसे नई जलोढ़ मिट्टी से बना बाढ़ का मैदान है जो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र की मिट्टी हर साल नई हो जाती है, इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। देखिए बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए भी ये आदर्श माने जाते हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और शॉर्ट में अगर इनको और ज़्यादा समझाना चाहूँ चारों पॉइंटों को, तो ऐसा समझ सकते हैं। देखिए भारत के उत्तरी मैदान के भूआकृतिक क्षेत्र हैं ये सारे के सारे, जो शिवालिक पर्वतमाला के नीचे से शुरू होते हैं। यानी कि जो शिवालिक पर्वतमाला है, मैप में देख सकते हैं, शिवालिक पर्वतमाला के नीचे के हिस्से में ये सारे के सारे शुरू होते हैं। ओके दोस्तों, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तक फैले हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से भावर को, तराई को, बांगर को और खादर को दिखाने का प्रयास किया है। और देखिए एक एक लाइन में और डिस्क्राइब कर देता हूँ। भावर क्या है? हिमालय की तलहटी में बड़े पत्थरों वाला क्षेत्र है। इसके दक्षिण में तराई है जो दलदली भूमि है, जबकि मैदानी भागों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भाग बांगर कहलाते हैं, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले भाग खादर कहलाते हैं। ओके दोस्तों, शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर। दो आप का क्या अर्थ है? दो आप का अर्थ क्या है दोस्तों? दो नदियों के बीच का भाग दो आप, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो तथा आप, दो नदियों के मिलने का स्थान दो आप कहलाता है। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों के मिलने से बना है। पंज का अर्थ है 5, आप का अर्थ है पानी। पंजाब में 5 नदियाँ मिलती हैं,
इसलिए पंजाब दोस्तों 5 नदियों के मिलने के क्षेत्र को पंजाब कहा गया है। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।